नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत से पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि व्याख्या सहित बताए जाएंगे। कई वीडियो डाल दिए गए हैं, क्विक रिवीजन कर लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया है। तो सबसे उत्तर में देखिए, उत्तर से दक्षिण करना है तो सुवर्ण रेखा था, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, सबसे नीचे आपका वैगई। कावेरी के ऊपर नीचे वैगई, फिर पेन्नार कावेरी के ऊपर, फिर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्ण रेखा। देखिए उत्तर से दक्षिण का क्रम यह बन गया है। नीचे चार नदियों का नाम दिए गए। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता क्रम क्या है? सबसे लंबी नदी देखिए, दक्षिण भारत की नदियां हैं ये। गोदावरी सबसे लंबी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर कृष्णा नदी आपकी 1400 किलोमीटर है। नर्मदा आपकी 1312 और महानदी आपकी 851 किलोमीटर है। तो पहले स्थान पर गोदावरी, तीसरे नंबर पर देखिए, देखिए डी ऑप्शन, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर एक डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए नदियों की लंबाई के अवरोही माने घटता क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? सबसे लंबी नदी घटता क्रम बताना है तो सबसे लंबी नदी पहले होगी, गोदावरी सबसे लंबी है। ठीक है, इन दोनों में आंसर होगा महानदी, नर्मदा। महानदी की लंबाई आपकी कम है, 851 है। नर्मदा की लंबाई 1312 है और ताप्ती की लंबाई आपकी 724 किलोमीटर है। तो फिर नर्मदा आ जाएगी, नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन आईएएस का प्रश्न है ये। पूर्णा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा है। ताप्ती नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी पूर्णा है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, याद रखिएगा। तवा नदी, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा यह नर्मदा की सहायक नदी है, तवा याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। वंशधारा, प्रणहिता, इंद्रावती, पेन्नार कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, प्रणहिता है। ठीक है, 2 और 3 आंसर है, सॉरी। गोदावरी की सहायक नदियों में प्रणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदियों के मिलन से प्रणहिता नदी बनती है। मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा या मंजरा, पूर्णा, प्रवरा आदि ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? प्रणहिता महानदी नहीं है, गोदावरी है, यही सुमेलित नहीं है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा कृष्णा की है। मंजरा गोदावरी की है। आइए उत्तर भारत की कुछ नदी और उनका उद्गम संगम बताते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से है, अरब सागर में मिल जाती है। झेलम नदी वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब नदी पाकिस्तान से मिल जाती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बारालाचा चिनाब नदी सतलज नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान में। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में ही निकलती है, रोहतांग दर्रे के निकट से चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 3 नदियाँ निकल रही हैं, ब्यास, रावी और चेनाब। ठीक है, और व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है भारत में। सतलज नदी राकस्तार तिब्बत से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, कच्छ के रण में मिल जाती है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात के खाड़ी में गिर जाती है। आइए कुछ सहायक नदी भी जान लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल, ये सब नदियां सिंधु की सहायक नदी हैं। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है।
सतलज की सहायक नदी स्पीति है। निम्न नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। एडन नहर का निर्माण 1881 में पूर्ण हुआ। दामोदर नदी से निकाली गई है एडन नहर। ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी, जमुनिया है, बारकी है, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। तो दामोदर की सहायक नदियां बराकर, जमुनिया और बारकी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? बी, लूनी नदी के बारे में है। लूनी नदी का ऊपरी मार्ग में मीठा पानी, नीचे भाग में खारा पानी मिलता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ से है। छोटा नागपुर पहाड़ से दामोदर नदी निकलती है, याद रखना है आप लोगों को। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो श्योक नदी सबसे उत्तर में है, जास्कर उसके बाद में, स्पीति उससे नीचे, सतलज सबसे दक्षिण में है। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। ठीक है। आईएएस का प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। बेतवा नदी पर राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, बिहार में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह ब्रह्मपुत्र है। कपिली कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप असम इसी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। संकोश नदी। आइए नदी और उनकी सहायक नदी पर चर्चा करते हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। यमुना की सहायक नदी चंबल है। यहाँ नदियां दी गई हैं, नदियों का उद्गम क्षेत्र दिया गया, नदी दी गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। वेरीनाग सोता या झरना, वेरीनाग सोता से झेलम नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर पहाड़ से सुवर्णरेखा नदी निकलती है। कथन कारण दिए गए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। सही, कुछ वर्षा हो जाती है उत्तरी भारत में जाड़े के समय में। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है, तो ये भी सही है। तो ए बी दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। बी आंसर सही है आपका। ठीक है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह उत्तर पूर्व मानसून है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण ही तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। सी ऑप्शन सही है, हैदराबाद। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद, याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। कथन कारण दिए गए हैं। कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। सही। भारत में पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारी हवाओं का मेखला में पड़ता है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है। बी आंसर सही आपका। देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर, महाराष्ट्र में की गई है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4 में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में तत्वतः कौन सी एक हिमालय की वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय की जाति नहीं है। जूनिफर जाति है, सिल्वर फर जाति है हिमालय की, स्प्रूस है, महोगनी नहीं है। महोगनी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। महोगनी मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
लीसा प्राप्त होता है, लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि कागज उद्योग, साबुन उद्योग, पेंट उद्योग में यूज किया जाता है। यहाँ कच्छ वनस्पति दी गई है और राज्य दिए गए हैं, मिलान करना है। अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, बेम्बनाथ केरल। फिर से बेम्बनाथ केरल, पिचवरम तमिलनाडु, कुंडापुर कर्नाटक, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र। सीता नदी क्षेत्र किस वृक्ष की बहुलता है? सीता नदी क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता है। सीता नदी क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता है। सीता नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। छत्तीसगढ़ की नदी है सीता नदी, और यहाँ साल के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पट्टी सीमा परियोजना, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी नदी से पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा गोदावरी के एकीकरण इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। कौन सही सुमेलित नहीं है? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। उकाई गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। जवाई परियोजना आपकी ये राजस्थान में है, जबकि तमिलनाडु लिखा है, यही गलत है। जवाई परियोजना राजस्थान में, लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में है, जवाई राजस्थान। ठीक है। कथन कारण है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ये आंसर सही है। इंदिरा नहर का उद्गम क्या है? हरिके बैराज से है। इंदिरा नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलुज के संगम के आगे से होता है। यह नहर की लंबाई 649 किलोमीटर। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले को मुख्य रूप से सिंचाई होती है। हरिके बैराज। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना, जबकि पेड़ पौधों से लोग मानेंगे, जबकि जल प्रबंधन होगा, याद रखिएगा, उल्टा है। हरियाली योजना जल प्रबंधन, जल डालोगे तब हरियाली आएगी, ऐसे जोड़िए आप। आइए, एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का क्या लाभ है? मृदा के बह जाने की रोकथाम, बिल्कुल सही। देश के 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये नहीं है। वर्षा जल संग्रहण और भूमि जल स्तर का पुनर्भरण, ये भी सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन, ये भी सही है। 1, 3, 4 देखिए सी ऑप्शन सही है आपका, आईएएस का प्रश्न है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। 3 राज्य याद रखिएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, जो की स्थापना 1902 में की गई थी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। वहीं महानदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है? हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित बांध है। प्रश्न है चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, गांधी सागर देखिए है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, 3 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर और जवाहर सागर, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये आपके राजस्थान में है। ठीक है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तिलैया बांध किस नदी पर है? जब बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम उद्देशीय बहुघाटी परियोजना दामोदर नदी निगम 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना याद रखिए। आइए मिलान करने आया, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल राज्य में है, हल्दिया रिफाइनरी। तारापुर कर्नाटक में है, परमाणु केंद्र तारापुर। कुद्रेमुख महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, तारापुर पर ये महाराष्ट्र में है। गलती हो गई, क्षमा कीजिए। ये नदी घाटी परियोजना किस नदी में स्थित है? भाखड़ा नदी परियोजना
सतलज नदी पर, हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। कावेरी, यहाँ नदियाँ दी गई हैं, बांध दी हैं। कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। कृष्णा नदी पर अलबट्टी बांध है। नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। मैटूर बांध या परियोजना तमिलनाडु राज्य की है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल की है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। हीराकुंड उड़ीसा राज्य की है। आइए मिलान हो गया, आगे देखते हैं। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है। सिद्राबाग सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी याद रखिएगा। निम्नलिखित में किन राज्यों में सुइल नदी परियोजना? हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना है। आइए इतिहास के सेगमेंट में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नीचे दिए कूट के सही घटनाओं का सही कार्यक्रम बनाना है। बाल गंगाधर तिलक का निधन, तो उन बाल गंगाधर तिलक का निधन की डेट, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना, जलियांवाला नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अभियान। तो तिलक जी की मृत्यु हुई थी असहयोग आंदोलन के समय सितंबर 1920 में, लगभग अगस्त सितंबर 1920 का समय है, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 का है। रॉलेट एक्ट पास होता है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो 2-3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और ये उसके बाद होता। तो 2-3-4-1 होगा। 2-3-4-1 ए ऑप्शन आपका सही है। तो बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 याद रख लीजिए। अधिनियम के रूप रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पास हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर कार्यक्रम बताना है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच हुई थी, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय, रेमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय 1932 में आता है, 32 का है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, और पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932 का होता है। 1932 के 2 हैं, तो सितंबर में पूना पैक्ट होता है और अगस्त में सांप्रदायिक निर्णय आता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता होता है। कहाँ गया गांधी इरविन समझौता? चौथे नंबर का 1931 में सबसे पहले गांधी इरविन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा होती है 1930 की, फिर जाके गांधी इरविन समझौता दूसरे नंबर पर, फिर सांप्रदायिक निर्णय, फिर पूना पैक्ट। देखिए यहाँ भी कालक्रम लगाना है। होम रूल आंदोलन आपका ये 1916 का होम रूल आंदोलन है, याद रखिए। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है। अमृतसर अधिवेशन 1919 का है। तो जलियांवाला बाग के बाद ही अमृतसर अधिवेशन होता है। तो कार्यक्रम लगा हुआ 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर मिलान करने आया है। व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में की गई थी, और 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। अब आइए कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन और अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना। तो
1883 में होता है कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1883 में होता है, और 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना होती है। आइए मिलान करना है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 का है। इसमें सांप्रदायिक द्वेष फैलाया गया था, मतलब मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। 4 ऑप्शन सही है। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में, और चौरी चौरा कांड आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड से। दांडी मार्च, नमक का अवैध निर्माण रोका गया था। साइमन कमीशन, देशव्यापी आंदोलन। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल होगा, पहले का 3 होगा, ठीक है। सांप्रदायिक द्वेष नहीं, निर्वाचक क्षेत्र दिया गया था, ठीक है। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को कहते हैं मिंटो मार्ले सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 को कहते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कहते हैं माउंटबेटन योजना, और भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार अधिनियम बना था। आइए मिलान करने आया है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका मोहम्मद अली जिन्ना संबंधित है, ठीक है। और 3 है अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फंसाने वाला चीज़ है। तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त संकल्प ये भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त महीने में हुआ था, 8 अगस्त 9 अगस्त को प्रारंभ हो गया था 1942 में। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है, याद रखिएगा। सूरत विभाजन देखिए, ये 1907 का है। सूरत विभाजन 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 का है। सर्वदलीय सम्मेलन पूर्ण स्वराज 1929 का है, और ये सर्वदलीय सम्मेलन आपका कब होता है? 1928 का है, ठीक है। तिलक का होम रूल लीग 1916 का है। कामागाटा मारू प्रसंग 1914 का है। महात्मा गांधी भारत आते हैं 1915 में, जनवरी में। तो 2, 3, 1 2, 3, 1 कहाँ है? 2, 3, 1 डी आंसर सही है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मार्क टूली ने हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फोर्टर ने लिखी। E.M. फोर्टर, पैसेज टू इंडिया। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? बिपिन चंद्र ने लिखी। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक बिपिन चंद्र की है। झंडा गीत किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा। झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्यामलाल पार्षद को है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। 1886 में हुआ था दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इलाहाबाद में यह अध्यक्ष बनता है जॉर्ज यूले, चतुर्थ अध्यक्ष था, 1888 में बनता है।